मानव इतिहास के पन्नों में इंसान और वन्य जीवों के बीच का रिश्ता जटिल रहा है, जिसमें श्रद्धा और शोषण दोनों शामिल हैं। जहां शुरुआती मानव अपने अस्तित्व के लिए जानवरों पर निर्भर थे, आज का शिकार एक लाभकारी व्यापार में बदल गया है। स्टोन एज में शिकार जीवन जीने के लिए एक आवश्यकता थी। प्रारंभिक मानव भोजन, कपड़े और औजारों के लिए वन्य जीवों पर निर्भर थे। यह रिश्ता एक निर्भरता और संतुलन का था। लोग केवल उतना ही शिकार करते थे जितना उनके अस्तित्व के लिए जरूरी था। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं, शिकार एक सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक गतिविधि बन गई। उदाहरण के लिए, प्राचीन जनजातियां अक्सर उन जानवरों को पूजते थे जिन्हें वे शिकार करते थे, और इस क्रिया में सम्मान का भाव होता था। हालांकि जैसे जैसे समाज उन्नत हुआ, शिकार अस्तित्व से हटकर मनोरंजन और व्यापार का साधन बन गया। आवश्यकता से शिकार का व्यावसायिक शोषण में परिवर्तन कॉलोनियल काल के दौरान शुरू हुआ, जब हाथी दांत पर और गैंडे के सींग जैसे वन्य जीव उत्पाद अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं बन गई। विशेष रूप से यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने ट्रॉफी और व्यापार के लिए जानवरों का शिकार किया, जिससे अफ्रीकी हाथी, बाघ और तेंदुए जैसी प्रजातियों की आबादी में भारी कमी आई। 20वीं और 21वीं शताब्दी में विदेशी पशु उत्पादों की मांग वैश्वीकरण और लग्जरी वस्तुओं और पारंपरिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के उदय से लगातार बढ़ती गई। वन्यजीव तस्करी एक बहु-अरब डॉलर का उद्योग बन गया, जिसमें संगठित अपराध सिंडिकेट कमजोर प्रवर्तन तंत्र का लाभ उठाकर पशु उत्पादों को सीमाओं के पार तस्करी करते हैं। कुछ जानवरों के अंगों का बाजार में मूल्य बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि गैंडे का सींग 50 लाख से 1 करोड़ प्रति किलोग्राम, बाघ की खाल 20 लाख से 50 लाख, हाथी दांत 2.5 लाख से 5 लाख प्रति किलोग्राम, पैंगोलिन के स्केल्स 1 लाख से 2 लाख प्रति किलोग्राम, स्टार कछुआ अंतरराष्ट्रीय पालतू बाजार में प्रति कछुआ 50,000 से 1 लाख। इन कीमतों की वजह से इनका शिकार बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग शिकार इसलिए करते हैं कि गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और इसे पैसे कमाने का एक तरीका मानते हैं। बिचौलिए और अपराधी नेटवर्क इन व्यक्तियों का शोषण करते हैं और उन्हें लाभ का एक छोटा हिस्सा प्रदान करते हैं। विदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग शिकार को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बाघ की हड्डियों का उपयोग किया जाता है, गैंडे के सींगों को रोगों का इलाज करने वाला माना जाता है और हाथी दांत को उसकी सौंदर्यात्मक अपील के लिए महत्व दिया जाता है। भ्रष्टाचार और वन्य जीव संरक्षण के लिए अपर्याप्त संसाधन शिकारियों को बिना डर के काम करने की अनुमति देते हैं। कुछ संस्कृतियों में पशु उत्पादों को स्टेटस सिंबल या धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता है, जो समस्या को और बढ़ाता है। शिकार के कारण विलुप्त हुए कुछ प्राणी, इनमें से पहला पश्चिमी काले गैंडे 2011 में विलुप्त घोषित किया गया था। मुख्य रूप से इसके सींग के लिए शिकार किया गया। दूसरा पैसेंजर पिजन, कभी उत्तरी अमेरिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इन्हें विलुप्त कर दिया गया। तीसरा क्वागा, दक्षिण अफ्रीका की एक झेब्रा उप प्रजाति 19वीं शताब्दी के अंत में विलुप्त हो गई। अब शिकार के कारण लुप्त होने की स्थिति में पहला नंबर पे बाघ है। भारत में बाघों की आबादी उनकी खाल, हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों के लिए शिकार के कारण कम हो गई है। दूसरा गैंडे, भारतीय और अफ्रीकी गैंडे दोनों ही शिकारी खतरे में हैं। तीसरा पैंगोलिन, विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी, इसके स्केल्स और मांस के लिए निशाना बनाया गया। चौथा हाथी, अफ्रीकी और भारतीय हाथी उनके दांत के लिए शिकार किए जाते हैं। पांचवा हिम तेंदुआ, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले इन जानवरों को उनकी खाल और हड्डियों के लिए निशाना बनाया जाता है। शिकार का एनवायरनमेंट पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरे खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ट्रॉफिक कैस्केड। बाघ और शेर जैसे शीर्ष शिकारी की अनुपस्थिति से शाकाहारी जानवरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो बदले में वनस्पति को नष्ट कर देती है
और निवास स्थान को बाधित करती है। अगला जैव विविधता का नुकसान, प्रजातियों का विलुप्त होना आनुवंशिक विविधता को कम करता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र बीमारियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। परागण और बीज का प्रसार, हाथी और पक्षी जैसे जानवर पौधों के परागण और बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी कमी से जंगलों का पुनर्जनन प्रभावित होता है। अफ्रीकी सवाना में हाथी आबादी में गिरावट ने वनस्पति में बदलाव किया है, जिससे उन प्रजातियों पर असर पड़ा है जो इन आवासों पर निर्भर हैं। भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता के साथ वन्य जीवों का केंद्र और शिकारियों के लिए एक लक्ष्य दोनों है। देश में विश्व की 70% बाघ आबादी और एशियाई हाथियों का 60%। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2000 के दशक की शुरुआत में इस रिजर्व की पूरी बाघ आबादी का सफाया कर दिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क को शिकारियों के हमलों का सामना करना पड़ा है। रेड सैंड बोआ सांप को इसके औषधीय और जादुई गुणों के लिए तस्करी किया गया। शिकार का मुकाबला करने के प्रयासों में बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जैसे कि पहला सख्त कानून 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दूसरा, समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना स्थायी आजीविका सुनिश्चित करता है और उनकी शिकार पर निर्भरता को कम करता है। तीसरा, प्रौद्योगिकी, ड्रोन, कैमरा ट्रैप और जीपीएस ट्रैकिंग का उपयोग वन्य जीवों की निगरानी और शिकारियों को हतोत्साहित करने में मदद करता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साइटेस वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन जैसे समझौते वन्य जीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करते हैं। शिकार केवल जानवरों को खत्म करने तक सीमित नहीं है, यह हमारी पूरी पारिस्थितिकी को खतरे में डालता है। जब एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो ये पूरे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ सकती है। उदाहरण के लिए बाघ जैसे शीर्ष शिकारी की अनुपस्थिति न केवल उनकी प्रजाति को खत्म करती है, बल्कि उनके शिकार और उनके आवास को भी प्रभावित करती है। ये एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जिससे जैव विविधता को नुकसान होता है। पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ सकता है। जंगलों का पुनर्जनन धीमा हो जाएगा, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने की हमारी क्षमता को कमजोर कर सकता है। भारत जैसे जैव विविधता वाले देश में ये संकट और भी अधिक प्रासंगिक है। यहाँ की संस्कृति और परंपरा में वन्य जीवों का विशेष स्थान है और उनकी रक्षा करना हमारे सांस्कृतिक उत्तराधिकार को सुरक्षित रखना है। हमें यह समझना होगा कि वन्य जीव संरक्षण केवल जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारे स्वयं के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के बारे में है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें सभी स्तरों पर एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। ये सरकारों, संगठनों, स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। वन्य जीव संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करना, स्थानीय समुदायों को संरक्षण के लाभों में शामिल करना और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में संवेदनशीलता लाना इस संकट से निपटने के प्रभावी तरीके हो सकते हैं। इस समय शिकार के खिलाफ लड़ाई केवल वन्य जीवों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि मानवता के भविष्य को बचाने के लिए भी है। वन्य जीवों के बिना हमारी पारिस्थितिकी टूट जाएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति और जलवायु स्थिरता जैसी बुनियादी जरूरतों पर सीधा असर पड़ेगा। आज हमें न केवल वन्य जीवों को मारने वाले अपराधियों को रोकना है, बल्कि उन मूलभूत कारणों से भी निपटना होगा जो शिकार को बढ़ावा देते हैं, जैसे गरीबी, बाजार की मांग और जागरूकता की कमी। जब तक हम इन मुद्दों को सुलझाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम शिकार से जुड़े उत्पादों की मांग को पूरी तरह समाप्त कर दें,
तो इस व्यापार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करें कि वन्य जीव संरक्षण का हमारे जीवन में कितना महत्व है, तो हम सामूहिक रूप से इस संकट का समाधान कर सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण केवल सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये समय है कि हम ये महसूस करें कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसके हिस्से हैं। जब तक हम प्रकृति और उसके जीवों के साथ सह अस्तित्व में नहीं रहेंगे, तब तक हमारी दुनिया संतुलित और खुशहाल नहीं हो सकती। अब शिकार को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, सामूहिक प्रयास और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि वन्यजीव केवल हमारे पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, वे हमारी सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा भी हैं। उनका संरक्षण करना न केवल उनकी रक्षा करना है, बल्कि अपनी पहचान, अपने भविष्य और अपनी पृथ्वी को भी संरक्षित करना है।